हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो बिगिन जीएस फॉर यूपीएससी 2025 एक नई सीरीज की यहां पर शुरुआत की जा रही है, जहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिविजिट करेंगे ताकि और कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर डेवलप हो सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से इंडेक्सेस को यहां पर ध्यान में रखना है एंड कैसे ये लिंक करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। तो ये थोड़ा समझने की इसे कोशिश करते हैं। यहां पर शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, सिंस 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे भाई बंधु 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक नया बैच यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। सिम्बायोसिस बैच, एक क्लोज इंटरेक्शन बैच यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है विद द फैकल्टी, जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा फैकल्टी के साथ। आपका कोई भी डाउट रहता है, आपको किसी प्रकार की मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप फैकल्टी को यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो इस बैच की शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्द। अगेन लाइव बैच है, जीएस कंटेंट आपको कंप्लीटली दिया जाएगा, एसए का कंटेंट यहाँ पर वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है, मेंटरशिप यहाँ पर दी जा रही है। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपने 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो बात करते हैं कि पहली बात ये कि हम इस टॉपिक को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि यह देखो, जो इन्फ्लेशन की ये समस्या है, इन्फ्लेशन का जो करंट अफेयर है, ये बहुत समय से न्यूज में देखने को मिल रहा है। जैसे रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई जहां पर यह देखा गया कि किस प्रकार से हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स की लिस्ट वहां पर निकालेगी सभी देशों की, तो इंडिया का रैंक वहां पर 13 देखने को मिला, राइट। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ इंडिकेशंस देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं शायद जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है इंडिया का, उसे दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, राइट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन दी जा रही है कि जो फूड प्राइसेस हैं उसको रिटेल इन्फ्लेशन से बाहर रखा जाए जब आपके इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पर डिसाइड किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर इन्फ्लेशन के बारे में बार बार बात की जा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है ये समझना कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन है क्या चीज और किस तरीके से इसे कैलकुलेट भी किया जाता है। तो इन्फ्लेशन सभी को पता है कि जब दाम बढ़ने शुरू हो जाएं तो हम कहते हैं कि भैया इन्फ्लेशन हो रही है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन आपका रेट ऑफ इंक्रीज है। सिर्फ इंक्रीज कितना हुआ है वो नहीं देखना है, कितना परसेंटेज चेंज यहां पर आया है उसे यहां पर इन्फ्लेशन कैप्चर करती है। रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, राइट, कि किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, राइट, किसी एक फैक्ट्री में ही होगी, राइट, फिर आगे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से और आपके आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर वो पहुंचाया जाएगा, राइट, एंड फर्दर इन द एंड जाते हुए कंज्यूमर द्वारा वो चीज वहां पर खरीदी जाएगी। मान लेते हैं मैगी के बारे में, है ना, कि राकेश को यहां पर मैगी खरीदनी है तो वो दुकानदार के पास गए कि भैया एक पैकेट मैगी दे दो। अब दुकानदार भैया फैक्ट्री से सिर्फ एक ही पैकेट तो नहीं खरीदेगा, वो तो यहां पर होलसेल परचेज करेगा, राइट। बट वहीं राकेश तो ऐसा नहीं है कि भैया 30 मैगी के पैकेट एक साथ वहां पर खरीद लेंगे कि भैया चलो होलसेल में यहां पर खरीद लेते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना यहां पर खरीदते हैं। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो परचेज किया गया है उस पर्टिकुलर गुड का वो दो लेवल्स पे किया गया है, आपका होलसेल लेवल पर एंड एट द रिटेल लेवल। इसीलिए दो डिफरेंट लेवल्स पर जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है उसको यहां पर कैप्चर भी किया जाता है बाय द मींस ऑफ WPI एंड CPI। होलसेल लेवल पर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स यहां पर काम करता है एंड रिटेल लेवल पर या कंज्यूमर लेवल पर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पर काम करता है, राइट। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना ही रखना है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या होलसेल लेवल पर सर्विसेज का परचेज किया जाता है? जी नहीं, सर्विसेज का परचेज तो आपका रिटेल लेवल पर ही किया जाएगा। जैसे कि अगर सिंपल सी बात मान लेते हैं कि आपको तैयारी करनी है, आपको किसी तरीके के कोर्स की जरूरत है, राइट, तो यहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस तरीके की, जब आपको कोर्स में आप एनरोल करेंगे उसके लिए पैसा आप पे करेंगे तो आप तो एक ही कोर्स खरीदेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 कोर्स एक साथ ले लेंगे, सेम कोर्स 10 बार ले लेंगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट यहां पर मिलेगा, नहीं। रिटेल लेवल पर ही सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होता हुआ देखने को मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से होलसेल लेवल पर जो आपका WPI कैप्चर किया जाता है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ही बात करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं करते हैं। एट द सेम लेवल जो हम CPI की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केसेस में कितना रेट ऑफ इंक्रीज आया है इन द प्राइसेस उसे हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि किस तरीके से फिर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन रेट की जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली आपकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी है। माने कि अगर मई 2025 में हमें अनियन का प्राइस कैप्चर करना है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम क्या करेंगे कि मई 2024 में जो प्राइस रहेगा उसके साथ इसे कंपेयर करेंगे, राइट। कितना प्राइस में इंक्रीज आया वो आपका इन्फ्लेशन रेट यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, जो परसेंटेज चेंज यहां पर आएगा,
जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पर जंप आएगा वो उस चीज को यहाँ पर कैप्चर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि द प्राइसेस ऑफ अनियन कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं कि 10 रुपए प्रति किलो था लास्ट ईयर, उससे 15 रुपए यहां पर आ चुका है, तो इन्फ्लेशन रेट आपका 50% का यहां पर देखने को मिलेगा कि 5 रुपए का इंक्रीज आया फ्रॉम द बेस आपका 10 रुपए का था, तो माने कि 5 रुपए का जो इंक्रीज है वो 50% है, राइट। तो इस तरीके से आपका इन्फ्लेशन रेट यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। अब अगेन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी है। तो जब भी आप इन्फ्लेशन रेट का कोई भी ग्राफ देखें, कोई भी टेबल देखें, तो वहां पर जरूर देखिएगा, जरूर मेंशन किया गया होगा कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, राइट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। दो चीजें, पहली चीज कि आपका ये परसेंटेज चेंज को कैप्चर करता है, एंड सेकंड ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। जब भी डेटा आपके सामने दिखे वहां पर ये चीज जरूर मेंशन की गई होगी, राइट। चलिए अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है रिटेल लेवल पर, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पर क्या काम करता है। तो देखिए, किसी भी प्रकार का चेंज आएगा इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप द्वारा कंज्यूम की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया में विद द रेफरेंस टू बेस ईयर। अब यहां पर जो बेस ईयर है वो 2012 का माना जाता है। माने कि 2012 में अगर अनियन का जो दाम है वो वहां पर अज्यूम करते हैं कि भैया 100 रुपीज वहां पर माना गया है, 100 उसकी वैल्यू वहां पर रखी गई है, एंड उसी के बेसिस पर फिर यहां पर डेटा निकाला जाता है कि अब 2024 में कितना चेंज यहां पर आया है। तो अब जो 2024 की वैल्यू अगर आप देखेंगे अनियन के कंटेक्स्ट में कि भैया कितना इन्फ्लेशन आया सीपीआई के टेबल में, तो वहां पर आपको 140 यहां पर देखने को मिल सकती है, या 150 या 170, 200, 300। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की गई कि 2012 से कितना चेंज यहां पर देखने को मिला है। तो बेस ईयर का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो सीपीआई की जो कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली यहां पर मॉस्पी द्वारा, जो कि एनएसओ है उनका ऑफिस, उनके द्वारा यहां पर की जाती है। अब डिफरेंस क्या है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डब्ल्यूपीआई आपके होलसेल लेवल पे जो बल्क सेल हो रही है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, उन्हें यहां पर कैप्चर कर रहा है। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिटेल लेवल पर यहां पर बात कर रहा है। तो इस चीज का तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखना ही है, राइट। तो जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपके लिए एक होमवर्क है कि जरा बताइए कि डब्ल्यूपीआई फिर किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है ना। कौन इसे कंप्यूट करता है, कौन इसे कंपाइल करता है, कौन इसका डेटा यहां पर रिलीज करता है, राइट। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगेन आई विल रिपीट, इसमें दोनों गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्लूजन रहेगा, एंड बेस ईयर यहां पर यूज किया जाता है टू कंपेयर द मेजर ऑफ द रेट्स। फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जो आपका फर्स्ट ईयर है इन द टाइम सेट, जैसे कि यहां पर 2012 का माना गया, तो उसकी वैल्यू 100 मानी जाती है और उसी के हिसाब से सारा डेटा यहां पर कैप्चर भी किया जाता है। तो इंडेक्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें जो सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अब सीपीआई जो कोई कंज्यूमर यहां पर स्पेंड कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर रहा है, नहीं, वो फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर भी खर्चा करेगा, अपने हाउसिंग के ऊपर भी खर्चा करेगा, फ्यूल एंड लाइट का भी उसका खर्चा रहेगा, क्लोथिंग के ऊपर भी खर्चा किया जाएगा, पैन, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स जैसे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी खर्चा किया जाएगा, एंड ऐसे मिसलेनियस कैटेगरीज के भी प्रोडक्ट्स इनके ऊपर खर्चा वो करेगा, राइट। तो इसमें जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इस पर्टिकुलर सर्वे रिसेंटली रिलीज किया गया था, इसको हमने डिस्कस भी किया था फ्यू मिनट सीरीज में, आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है ये क्या दर्शाता है कि भैया लोगों के द्वारा किस प्रकार का स्पेंडिंग किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा 100 रुपए कमाया जा रहा है तो कितना पैसा वो फूड के ऊपर खर्च कर रहा है, कितना पैसा वो हाउसिंग के ऊपर खर्च कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करेगा, सभी को इंक्लूड करेगा, बट हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी वेटेज रहेगी वो कैसे डिसाइड की जाएगी, बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कौन कितना यहां पर पैसा खर्च कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, उसके बेसिस पर उसकी वेटेज वहां पर डिसाइड की जाएगी। तो उसी के बेसिस पर अभी तक जो आपकी फूड एंड बेवरेजेस की वेटेज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, अराउंड 45% की। अब एक और खास बात यहां पर क्या है कि जब सीपीआई की कैलकुलेशन की जाती है तो वहां पर आपके अर्बन और रूरल दोनों की कैलकुलेशन की जाती है। अब एक और डिफरेंस पॉइंट कि भैया अर्बन के केस में तो आपकी ये 6 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं, राइट। ये 6 कैटेगरीज हैं, ये तो हमें देखने को मिलती हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रूरल हाउसिंग की कैटेगरी यहां पर नहीं रखी जाती, क्योंकि अर्बन केसेस में आपके रेंटल की जो एक्सपेंडिचर है वो यहां पे कैलकुलेट किया जाता है। अर्बन रूरल एरियाज में उस प्रकार से हाउसिंग के ऊपर ऐसा कोई खर्चा देखने को नहीं मिलता कि आप रूरल एरिया में जाके वहां पर कोई चीज या कोई जगह रेंट पे ले रहे हैं, राइट। तो इसीलिए रूरल एरियाज में हाउसिंग की कैटेगरी को एक्सक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से रूरल और अर्बन में दोनों केसेस में जो इन सभी कैटेगरीज की वेटेज है वो डिफरेंट रहती है। ये जो पर्टिकुलर वेटेज यहां पर दिखाई गई है ये दोनों को कंबाइन करके, रूरल प्लस अर्बन को कंबाइन करके, जिसे हम कहते हैं सीपीआई कंबाइंड,
उसके बेसिस की वेटेज यहां पर आपको दर्शाई गई है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस आएंगे, अब जाहिर सी बात है अगर मैं कहूं अभी कि भैया फूड की कैटेगरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, राइट, कि उस प्रकार की रेनफॉल नहीं हुई जिसकी वजह से बहुत सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। सप्लाई यदि डिसरप्ट हो जाएगी, कम चीज मार्केट में अवेलेबल रहेगी, सभी लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जाहिर सी बात है ना उसका दाम तो बढ़ेगा ही। तो अब यदि फूड के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में यदि दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में सीपीआई के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भैया? सीपीआई की वैल्यू क्यों बढ़नी शुरू हो जाएगी? क्योंकि यहां पर फूड एंड बेवरेजेस की सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है, राइट। तो जितनी जिसकी वेटेज रहेगी उतना ही इंपैक्ट वो सीपीआई की वैल्यूज के ऊपर यहां पर डालना शुरू भी करेगा, राइट। चलिए, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बहुत सारी टर्म जैसे सुनी होंगी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये क्या चीज है भाई? तो देखिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मैंने आपको कंबाइंड बताया, जो कि आपका अर्बन प्लस रूरल है, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सीपीआईसी है इसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये है आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कि इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। एंड यही पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है जो कि आरबीआई द्वारा भी कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाती है, कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर आती है यहां पर कोर इन्फ्लेशन। अब ये कोर इन्फ्लेशन क्या है कि हमने क्या देखा कि ये जो 6 कैटेगरीज यहां पर देखने को मिल रही हैं, इनमें से फूड एंड बेवरेजेस जाहिर सी बात है सप्लाई डिमांड के ऊपर काम करेंगी, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलती है इसकी सप्लाई, है ना, कभी भी कम हो सकती है, कभी कभी बढ़ भी सकती है, जाहिर सी बात है। तो फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, ये जो 2 कैटेगरीज हैं, जाहिर सी बात है इनके जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, ये जो बहुत वॉलेटाइल कैटेगरीज हैं इनको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, कि जो सीपीआईसी यहां पर कैलकुलेट किया जा रहा है उसमें से फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी को बाहर निकाल दो, और ये जो फ्यूल एंड लाइट की कैटेगरी है इसे भी यहां पर बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल नेचर की देखने को मिलती है। उसके बेसिस पर हम कोर इन्फ्लेशन फिर यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज वॉलेटाइल आइटम्स इन द सीपीआई, उसके अलावा बाकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में किस प्रकार की इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, तो फिर वो वहां पर कोर इन्फ्लेशन के माध्यम से कैलकुलेट की जाती है। ओके, नाउ कम्स द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि जो हमारी फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी है ना, इसमें अराउंड 12 आर्टिकल्स आते हैं। जो पूरा टेबल आप यदि देखेंगे हमारे जो पेड कोर्सेज जैसे सिम्बायोसिस बैच है, सबसे पहले शायद वहां पर इकोनॉमी से शुरुआत होगी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन में जो सीपीआई में कितने कितने आपके प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं हर एक कैटेगरी में, उनको हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो फूड एंड बेवरेजेस में अप्रॉक्सीमेटली आपकी 12 आइटम्स वहां पर देखने को मिलती हैं। तो उन 12 आइटम्स में से लास्ट की 2 आइटम्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं, 10 आइटम्स के बेसिस पर ही सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अब इसमें भी सभी प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेटेज, जैसे पल्सेस होगी उनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कंजम्पशन उनकी ज्यादा है, राइट। तो उसी के बेसिस पर, तो उसी केस में हम क्या देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक मेजर कंसर्न है ना। अब उसका कारण यह भी है कि उस प्रकार की प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही, वैसी प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहां पर है। बट एट द सेम लेवल यहां यदि हम कोर इन्फ्लेशन को देखें, जिसमें हमने इन वॉलेटाइल कैटेगरीज को बाहर निकाल दिया है, तो उस केस में हमारी जो कोर इन्फ्लेशन है अब वो धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी हमारा 5.4% का यहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली जितने भी 2020 के फाइनेंशियल ईयर से यहां पर जो डेटा है वो यहां पर दर्शाया गया। तब जाहिर सी बात है 2022 का फाइनेंशियल ईयर, 2023 का फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों ही सालों में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की कोविड का इंपैक्ट पड़ा, उसके द्वारा इकोनॉमीज ने खुद को रिवाइव करने की कोशिश की, डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली, रशिया यूक्रेन का वॉर का इंपैक्ट पड़ा, सप्लाई चेन्स यहां पर डिसरप्ट हुई, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से अगेन यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिली थ्रू आउट द ग्लोब। ऐसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है नहीं, सभी जगह ये चीज देखने को मिली है। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया उसमें तो ये चीज मेंशन भी की गई है कि जो डेविएशंस हमारी टारगेट से देखने को मिली है, अब यहां पर इंडिया का टारगेट क्या रहता है कि 4 ± 2%, कि इस पर्टिकुलर रेंज में हमें इन्फ्लेशन को बरकरार रखना है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है इससे कितनी डेविएशन हुई, तो इंडिया वाज अमंग वन ऑफ द दोज कंट्रीज जिनमें डेविएशन बहुत कम देखने को मिली है। बाकी देशों में डेविएशन उनके टारगेट से काफी ज्यादा देखने को मिली है, कि कहीं ना कहीं यहां पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट की गई टाइमली, एंड उसका इंपैक्ट भी पड़ता हुआ देखने को मिला कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर पाए। अब हो सकता है यदि आपने इन्फ्लेशन के बारे में अभी तक ना पढ़ा हो तो आपको ये लग रहा हो कि भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सभी चीजें ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती हैं। हालांकि बहुत डिटेल्ड का टॉपिक है, बट हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो दाम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डिमांड और सप्लाई पे। जैसे कि अगर यहाँ पर ग्राफ में हम देखें, यदि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिले, है ना, कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ था, जो लाइन थी, जो कर्व था,
वो शिफ्ट कर गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड, बट सप्लाई उस तरीके से यहां पर चेंज नहीं हो पाई, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे जो आपका प्राइस लेवल्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहां पर दो ऑप्शंस हैं, या तो डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई यहां पर खुद को रीएडजस्ट कर दे, है ना, सप्लाई यहां पर खुद को रीएडजस्ट कर दे ताकि उस प्रकार से यहां पर आपका जो प्राइस है वो बैक टू नॉर्मल आ जाए, है ना। तो सप्लाई रीएडजस्ट कर दें या फिर डिमांड यहां पर कम हो जाए। सप्लाई रीएडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सप्लाई में चेंजेस लाना कोई ऐसा नहीं ओवरनाइट चेंजेस यहां पर आ जाएंगे एकदम से हम अपनी इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन को बोलेंगे कि भैया नए प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार करो, बहुत मुश्किल है, इसमें समय लगता है, राइट। कहीं ना कहीं डिमांड को कंट्रोल करने की फिर कोशिश यहां पर की जाती है, राइट। अब डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा आप खुद समझिए। यदि आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप उसे खर्च करेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट, या जो आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर है वही आपको पैसा यहां पर प्रोवाइड कर रहा है ना, वहीं से आप पैसा निकाल पा रहे हैं, उसे यूज कर पा रहे हैं, आपकी सैलरीज वहीं पर आ रही हैं, उन्हें आप फर्दर यूज कर पा रहे हैं, या आप लोन ले रहे हैं वहां पर अपनी किसी प्रकार की कंजम्पशन के लिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें आरबीआई जो बैंक्स के पिताजी जिन्हें कहा जाता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वही यहां पर कंट्रोल करेंगे कि भैया कितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रहेगी। यदि मनी सप्लाई कम रही तो कहीं ना कहीं लोगों के पास कम पैसा बचेगा कि उसे खर्च करें, तो जाहिर सी बात है फिर डिमांड हमें कम होती हुई देखने को मिलेगी। और यदि डिमांड यहां पर गिरती हुई देखने को मिले तो उस केस में यदि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है उससे पहले, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी थोड़ा कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो उस केस में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। अगर बता सकते हो तो बताओ भैया कि किस प्रकार से ये काम करती है, कितने इसके मेंबर्स यहां पर देखने को मिलते हैं और कौन इस पर्टिकुलर कमेटी को लीड करता है, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट कमिंग बैक टू टॉपिक कि यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फिर वो यहां पर डिसाइड करते हैं कि भैया ये जो रेपो रेट है एक ऐसा रेट जिसके तहत बैंक्स को उधार दिया जाता है ना। अब यदि बैंक्स को महंगा उधार मिलेगा तो बैंक्स आगे जाके और महंगा उधार देंगे कि अगर बैंक्स को यहां पर 6.5% पर उधार मिल रहा है आरबीआई से, तो आगे जाके जाहिर सी बात है 8 से 9% यहां पर वो कंज्यूमर से चार्ज करेंगे। यदि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिले तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं हम नई डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, गाड़ी बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, घर बाद में बना लेंगे, है ना। यही थोड़ा सा डिले होता हुआ देखने को मिला कंजम्पशन में, जिसकी वजह से डिमांड दोबारा नॉर्मलाइज होगी एंड इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाए जाते हैं वो इसलिए लाए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यहां पर एक ग्राफिक मुझे मिला, राइट। तो मुझे लगा आपके साथ इसे शेयर भी किया जाए यहां पर कि कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। बिकॉज यदि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिले तो उस केस में जो कंज्यूमर है, जो आम जनता है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बिकॉज अगर कोई चीज या उनके घर का राशन अगर किसी महीने का 5,000 में यहां पर आ रहा था और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से उसको 6,500 रुपए यहां पर खर्च करने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनकी इनकम लेवल्स के ऊपर या उनकी जो सेविंग्स है उसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहां इंटरेस्ट रेट्स इसीलिए इंक्रीज किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, उसे रोका जा सके, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो इसीलिए जो आपकी रेपो रेट है वो यहां पर ग्रेजुअली बढ़ाएगी जैसे जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहां पर क्रिएट हुए 2022 से ही, राइट। आपके जनवरी फरवरी आई थिंक 2022 से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई एंड लेटर ऑन हमने देखा कि उसके बाद से अक्रॉस द ग्लोब सभी सेंट्रल बैंक्स ने यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया में भी रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया गया ताकि इन्फ्लेशन को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। अब वही वाली बात है कि यहां पर कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई है। अब यही ना थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे है, सरकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि सरकार खुद ही दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पर इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करती है तो वो सीपीआई कंबाइंड के बारे में बात करती है, वो कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करती। बट अब इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है कि यहां पर ये पर्टिकुलर ग्राफ्स दिखाए गए हैं कि भैया विद द राइज इन रेपो रेट कोर इन्फ्लेशन कम होती देखने को मिली, तो शायद एक इंडिकेशन है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो पूरा टारगेटिंग फ्रेमवर्क है कि कितना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, कौन सी किस प्रकार की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो शायद एक इंडिकेशन है कि शायद यहां पर शिफ्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द कोर इन्फ्लेशन फ्रॉम द सीपीआई कंबाइंड। बाकी रही बात टाइम की, तो वो टाइम ही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या यहां पर होगा, राइट। चलिए, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई हो। एक सिंपल सा सवाल मैंने यहां पर आपके लिए रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगेन मैं थोड़ा सा यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑल्दो
जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन में जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, सेंस एक लिमिट है इस पर्टिकुलर सेशन की भी, राइट। बट हम अपने लेक्चर्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी जरूर डेवलप हुई हो कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है एंड क्यों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड करेंटली आई विल रिपीट इट अगेन, फूड इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज। इस प्रकार से आपके डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, हैम्पर्ड है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी कीजिए एंड इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आपके ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम और डिस्कस करेंगे।